जो चलिए दोस्तों, तो अपने चैनल पीवाई की इस स्पेशल में हम फिर से आपका स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं वर्गिकी। तो वर्गिकी के हमारे जितने भी क्वेश्चन आंसर थे वो 2 वीडियो में हम खत्म कर चुके हैं। अब हम इसका नोट्स पढ़ेंगे। नोट्स को बाद में पढ़ना ज़्यादा आसान होता है। तो वर्गीकरण या वर्गिकी इसको पढ़ेंगे, ठीक है। वर्गिकी इसको इंग्लिश में कहते हैं टैक्सोनोमी। तो अगर इसको देखा जाए, चलिए नोट्स चालू कर देते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों को उनकी समानताओं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांट दिया जाता है, वर्गीकरण विज्ञान या वर्गिकी कहा जाता है। कैरोलस लीनियस ने जीवधारियों के नामकरण हेतु द्विपद नामकरण की एक पद्धति बनाई थी। उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो जीव विज्ञान में आप समझिए, वर्गीकी को समझते हैं सबसे पहले आसान उदाहरण के माध्यम से। तो वर्गीकी का मतलब होता है पूरे विश्व में जितने भी जीव पाए जाते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे बैक्टीरिया हों, चाहे वो जीव जंतु हों, उनको समान विशेषताओं के आधार पर, समान लक्षणों के आधार पर, समान वर्गों में, समान क्लास में, यानी एक ही क्लास में, एक वर्ग में, एक समूह में बांट देते हैं। इससे क्या होता है, आसान हो जाता है, उनका अध्ययन करना आसान हो जाता है। एक जैसे जीव, उनको पहचानना आसान हो जाता है। उनके बारे में कोई नया जीव आ जाता है तो उसको, जैसे वैज्ञानिकों ने कोई नया जीव खोज लिया तो वो ये अध्ययन समझ पाते हैं। मान लीजिए उसके स्तन है तो उनको स्तनधारी में शामिल कर लेंगे। जैसे जो जानवर होते हैं, शेर होता है, भैंस होती है, गाय होती है, मानव होता है, तो ये सब स्तनी होते हैं। तो कोई नया जीव खोजा गया, अगर उसके स्तन है तो उनको एक ही वर्ग में रख दिया जाएगा कि वो भी स्तनी है। उसके शरीर में बाल होते हैं कि नहीं होते हैं, तो बाल वाले जीव हो जाते हैं, गैर बाल वाले जीव हो जाते हैं, तो ऐसे वर्ग में बांट दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, आसानी होती है। आप भी सोचिए, पूरे विश्व में हजार मतलब लाखों की संख्या में जीव पाए जाते हैं, पादप पाए जाते हैं, जंतुएं पाए जाते हैं। करीब करीब 20 लाख से अधिक जीव प्रजाति पाए जाते हैं। उसमें पादप भी आते हैं, यानी पेड़ पौधे भी आते हैं। और इनको अध्ययन करना, मान लो वैज्ञानिकों के लिए उनको पहचानना, अध्ययन करना, उनके बारे में समझना, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मान लो कोई बड़ी लाइब्रेरी है, बड़ी लाइब्रेरी, अब उसमें सारी किताबें इधर उधर ऐसे ही बिखरी हुई हो, पता नहीं कौन सी किताब कहाँ पे रखी हो, तो कितनी दिक्कत होगी। कोई पढ़ने आया कि हमको दे दो फलाने नाम की, कोई नाम की किताब मांगेगा, रिच डैड पुअर डैड किताब दे दो, अब्दुल कलाम की किताब, तो वो ढूंढता रहेगा, अगला आदमी ढूंढ ही नहीं पाएगा पूरी लाइब्रेरी में और अध्ययन का। तो इसीलिए लाइब्रेरी में देखोगे, विज्ञान वाली किताब एक जगह में, भूगोल वाली किताब एक जगह में, इतिहास वाली किताब दूसरी जगह में, गणित वाली किताब तीसरी। तो इसी को कहते हैं वर्गीकरण की। समान विशेषताओं के आधार पर एक जैसी चीजों को एक साथ रख देना ताकि उनको अध्ययन करना आसान हो, विज्ञान। और एक चीज और होती है वर्गीकरण के पीछे, कि मान लीजिए अलग अलग देश में जैसे एक जीव है, जैसे टाइगर है, मतलब शेर है, तो उसको अलग अलग भाषा में, हमारे यहाँ पे शेर कहा जाएगा, कहीं टाइगर कहा जाएगा, कहीं दूसरी भाषा में, जर्मन में कोई दूसरा कहेगा, रसियन कोई। तो ये भी तो समस्या आ जाती है कि वैज्ञानिक कैसे अध्ययन कर पाएंगे। तो इसलिए वर्गीकरण के माध्यम से जो भी जीव जाति पाई जाती है उसको एक यूनिक, एक अद्वितीय नाम दिया जाता है। ठीक है, दो 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 मतलब उसमें शब्द होते हैं, जैसे मानव का होता है होमो और सेपियन, तो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक नाम दिया जाता है। तो ये होते हैं वर्गीकरण के फायदे, और इसलिए आता है वर्गीकरण। जो हमारा पूरा बायोलॉजी में वर्गीकरण है उस वो है। तो चलिए इसका आगे चल के हम नोट्स पढ़ लेते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। सभी जीवों का वर्गीकरण उनकी विशेषताओं और लक्षणों के आधार पर उन्हें अलग अलग स्तरों में विभाजित किया जाता है। इस वर्गीकरण में एक पदानुक्रम होता है, एक हायरार्की होता है। प्रत्येक चरण एक रैंक या श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे टैक्सोनोमिक श्रेणी कहा जाता है। लगभग 7 प्रमुख टैक्सोनोमिक श्रेणी या रैंक होती हैं, जैसे जाति, वंश, परिवार, गण, वर्ग, संघ, जंगत। यानी कहने का मतलब, जैसे आप इंसान को जैसे आदमी को देख लो या मानव को देख लो, मानव को, अब मानव का एक पहचान होगी जाति वाली, दूसरी होगी वंश वाली, तीसरी परिवार वाली, तीसरी गण वाली, फिर वर्ग वाली, फिर संघ वाली, फिर जगत वाली। तो संघ में जैसे जिसको रीढ़ की हड्डी वाला संघ आता है, ठीक है। फिर जगत वाला, कोई जगत वाला, जैसे हम लोग पादप जगत में आते हैं कि उस जगत में आते हैं, तो हम लोग पादप जगत में नहीं आते हैं, जीव जगत में आते हैं, हम लोग जीव जगत में आते हैं। ठीक है, वर्ग होगा, इसीलिए हम लोग मैमल्स होते हैं। एक वर्ग वाली पहचान होगी, एक गण वाली, एक परिवार वाली, एक वंश वाली, एक जाति वाली। ठीक है, तो इस तरह अलग अलग पहचान होती है, मतलब एक ही जीव की अलग अलग पहचान होती है। और ये क्रम होता है, जगत सबसे बड़ा होता है, फिर संघ होता है, फिर वर्ग होता है, फिर गण होता है, फिर परिवार होता है, फिर वंश होता है, फिर जाति होती है। ठीक है,
आदि जगत होती हैं। जगत ये सारे आधारभूत समानताओं युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी के लक्षण का समूह स्पीशीज कहलाता है। यानी जो आधारभूत समानताओं से युक्त एक व्यक्तिगत जीवधारी के लक्षण जिसमें आधारभूत समानता होती है उसको जाति कहा जाता है। उदाहरण के स्वरूप अगर देखा जाए तो मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, जो मानव का व्यक्तिगत समूह कहलाता है। ये मतलब सबसे छोटा होता है जो वैज्ञानिकों का, जिसमें एक जैसे समूह यानी मानव के ही विभिन्न प्रकार के, जैसे अफ्रीकन हो गए, अलग अलग हो गए, तो उसके बारे में बात हो रही। जीवों के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए हैं, यानी अलग अलग लोगों ने इनका वर्गीकरण में अपनी अपनी बात कही है। किंतु वर्तमान में विटेकर ने 5 जगत प्रणाली जो 5 किंगडम सिस्टम है इसको मान्यता प्रदान की है। यानी विटेकर ने जो 5 तरह से वर्गीकरण करने का बात कही है, ठीक है, वो ज्यादा मान्य इस समय है। जैसे उन्होंने संपूर्ण जगत में पाए जाने वाले जीवों को मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु में बांट दिया है। मोनेरा, चलिए देखते हैं मोनेरा जगत। तो मोनेरा एक होता है, मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, कवक होता है, पादप होता है, ठीक है, इतने जगत में उन्होंने बांट दिया। तो चलिए इसको मैप के माध्यम इसके माध्यम से देखिए पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले होता है मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। तो व्हिटेकर ने 5 भागों में पूरी दुनिया के जितने भी जीव पाए जाते हैं उनको बांटा। जो मोनेरा वर्ग में उन्होंने रखा जो प्रोकैरियोटिक एक कोषीय जीव हैं, एक कोशिका वाले, यानी मोनेरा जगत में जो व्हिटेकर महोदय ने उन जीवों को रखा है जो जो प्रकृति में सबसे पुराने हैं। यानी पृथ्वी जब बनी थी और जीवों की उत्पत्ति होनी चालू हुई थी, जो प्रोकैरियोटिक जीव थे, प्रोकैरियोटिक मतलब जो प्राचीन, सबसे प्राचीन जीव हैं वो बने थे। और ऐसे जीव प्रोकैरियोटिक हैं, उनकी कोशिका भी एक ही है, यानी एक कोशिका के जीव हैं। और इनमें जो कोशिका है वो भी पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाती है। एक कोशिका वाले जीव है और वो भी कोशिका कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक होती है, यानी पूरी तरीके से विकसित नहीं होती है। कोशिका के अंदर जो अन्य कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होता है, ये सब, रेटिकुलम होता है, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, ये सभी आते हैं। दूसरे आते हैं प्रोटिस्टा वर्ग में रखा। प्रोटिस्टा थोड़ी सी जैसे मोनेरा जीव है, यानी जब पृथ्वी में जीव बनने चालू हुए, फिर उनमें उन जीवों में जो एक कोषीय जीव बने थे उनका कोशिकांग, कोशिका के अंदर जो अंग रहते हैं वो सही तरीके से डेवलप नहीं हुए थे, तो उनको मोनेरा में। फिर उसके अंदर हुआ क्या कि वो जो एक कोशिका वाले जीव बने थे उनके अंदर जो कोशिकांग थे वो धीरे धीरे डेवलप होना चालू हुए, ठीक है। तो जो डेवलप हो गए तो उनकी जीव जो कोशिका यूकैरियोटिक जीव उनको कहा गया, क्योंकि कोशिका के अंदर जो कोशिकांग थे धीरे धीरे डेवलप होने लगे। इस प्रकार के जीव अधिकांश शैवाल, प्रोटोजोआ संघ के जितने भी जीव आते हैं वो आते हैं। फिर उन्होंने कवकों को रखा। कवक भी यूकैरियोटिक होते हैं, यानी इनकी कोशिका विकसित होती है और इनमें जो जीव होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, यानी एक कोशिका से अलग होते हैं। देखिए मोनेरा, प्रोटिस्टा में एक ही कोशिका थी, यहाँ लेकिन कोशिका विकसित नहीं थी, यहाँ कोशिका विकसित हो गई है। कवक में क्या होगा, बहुकोशीय है, यानी एक से अधिक कोशिका अब होने लगे हैं। एक से अधिक, जैसे एक ईंट का ही घर बना दो, मतलब एक ईंट रख के पहले मानव रह रहा है, फिर क्या होता है वो कई सारी ईंट बनाकर छोटा छोटा सा अपना घर बना रहा है। तो इस तरीके से कहेंगे कि यहाँ पे अब क्या हो रहा है, जीवों में बहुत सारी कोशिकाएं होने लगी, यानी बहुकोशिकाएं होने लगी हैं। इसके अंतर्गत यीस्ट आ गया, मशरूम आ गया, ये सारी चीजें आ गई। फिर उन्होंने आगे चल के जो विकास हुआ तो पादप जगत में उन्होंने बांट दिया पूरे जीवों का। पादप जगत अब डेवलपमेंट के अगले चरण में आ चुका है। पादप जगत में स्वपोषी भी होते हैं, ये उत्पादक होते हैं। जो पादप जगत होते हैं इनमें क्या पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण ये करते हैं, हरित लवक पाया जाता है। इसके अंतर्गत जो जीव, जो मतलब वनस्पतियां होती हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी, आवृत बीजी, ये सभी होते हैं। फिर उन्होंने जंतु जगत में बांटा। जंतु जगत में जितने भी उपभोक्ता होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उनको बांट। जंतु जगत में जितने भी रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं, जैसे मछली हो गए, उभयचर हो गए, सरीसृप हो गए, इंसान हो गए, पक्षी हो गए, जानवर हो गए, सभी रख दिए। अकशेरुकी के अंतर्गत जंतु जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जैसे पोरीफेरा, सिलिट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, निमोटोडा, एनिलिडा, मोलस्क, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, ये सभी संघ के जीव आते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जैसे तिलचट्टा, घोंघा, ये सभी जीव आते हैं, जैसे घिनौरी हो गई। जितने भी जीव आप देखते हो जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं आती वो सभी इसमें आते हैं। तो चलिए हम एक एक करके सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं मोनेरा जगत। मोनेरा सबसे प्राचीन जगत है, इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका। चलिए देखते हैं। मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोषीय
एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा जाता है। इसमें माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया आदि जीवों को शामिल किया जाता है। माइकोप्लाज्मा की अगर बात करें तो स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव होते हैं। ये स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ सबसे छोटे जीव होते हैं। तो माइकोप्लाज्मा स्वयं स्वयं विकास कर सकते हैं, स्वयं प्रजनन कर सकते हैं, इस संदर्भ में सबसे छोटे जीव होते हैं। अगला अगर पॉइंट बात करें तो साइनोबैक्टीरिया, इसको नील हरित शैवाल भी कहा जाता है। फिर अगला है पॉइंट जीवाणु। जीवाणु क्या होते हैं? सरल, अति सूक्ष्म, एक कोषीय जीव हैं। ये आद्य जीव हैं, यानी एक कोशिका वाले हैं और इनकी कोशिका भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई है। जीवाणु, इन्हें मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा जाता है। प्रायः इनकी लंबाई 2 से 4 माइक्रोन तक ही होती है। इन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखा जा सकता है। ये मानव के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों तरह के होते हैं। आपने देखा होगा जीवाणु, जो बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया हमारे पेट में होते हैं, जो दही वही से मिलते हैं और इसलिए हम इनको खाते हैं। हानिकारक भी बैक्टीरिया होते हैं जो रोग पैदा करते हैं, डायरिया वगैरह हो जाता है। पोषण के आधार पर जीवाणु, जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, एक परपोषी और स्वपोषी दोनों तरह के होते हैं। यानी पोषण के आधार पर जो बैक्टीरिया होते हैं, यानी कुछ होते हैं अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, कुछ हेट्रोट्रोपिक होते हैं, यानी अपना भोजन दूसरों से प्राप्त होते हैं। जो स्वपोषित जीवाणु भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रकाश संश्लेषी, जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी कुछ कुछ पौधों की तरीके देखिए इसमें गुण है जीवाणुओं में। और एक होते हैं रसायन संश्लेषी, जिनमें क्या होता है, रासायनों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के रासायनों के माध्यम से अपना भोजन बना लेते हैं। स्वपोषित जो बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इन जीवाणुओं में हरित लवक, यानी जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो पादपों में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, वो इसका अभाव होता है। यानी अपना भोजन स्वयं बना स्वपोषित जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड और अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन जो पादपों में हरित लवक पाया जाता है ना, वो हरित लवक नहीं पाया जाता, लेकिन हरा हरा कुछ संरचना जरूर पाई जाती है। कुछ जीवाणुओं में क्या होता है, पर्णहरित से मिलते जुलते रंग द्रव्य होते हैं, कुछ पाए जाते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। यानी प्रॉपर तौर पे जो पादपों में, पेड़ पौधों में हरित लवक पाया जाता है वो नहीं पाया जाता, लेकिन उससे मिलता जुलता कुछ पर्णहरित टाइप में पाया जाता है। उसी से जो जीवाणु होते हैं, जो रसायन संश्लेषी नहीं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है। अब अगला होता है पॉइंट है, कृत्रिम एवं संश्लेषित माध्यम से बैक्टीरिया को संवर्धित किया जा सकता है। यानी कृत्रिम तरीके से आप बैक्टीरिया को बना सकते हो, संश्लेषित कर सकते हो। शोधकर्ताओं ने एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, एस्चेरिचिया यानी जो कृत्रिम रूप से कहा जा रहा है कि बनाया जा सकता है, संश्लेषित किया जा सकता है बैक्टीरिया को, और शोधकर्ताओं ने एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, एस्चेरिचिया जो कोलाई बैक्टीरिया है, इसके डीएनए को पुनः लेखन भी किया है। आर्की बैक्टीरिया के लक्षण सामान्य जीवाणुओं से भिन्न होते हैं। इसके मिथेनोजेंस समूह अवायवी होते हैं। ये दलदल वाले जो स्थानों और पशुओं के रूमेन में पाए जाते हैं। इनका उपयोग मीथेन के उत्पादन में होता है। फलीदार पौधों की जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले जीवाणु राइजोबियम सहजीविता प्रदर्शित करते। ये देखिए इसमें जो भी नोट्स दिया हुआ है, वो जो आगे क्वेश्चन हम पीछे पढ़ा के आए हैं, तो क्वेश्चन की ही व्याख्या लिखी हुई है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो पहले क्वेश्चन आंसर करा देते हैं, बाद में नोट्स पढ़ते हैं, क्योंकि जो बहुत सारा जो इसका कंटेंट होता है वो क्वेश्चन आंसर का टू द पॉइंट उसी तरीके से उठा के रख दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम नोट्स पहले पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी पढ़ने में। ठीक है। तो इसीलिए अगर जिसने क्वेश्चन आंसर देखे हैं तो वो इसको बहुत आसानी से ये चीजें समझ जाएगा, क्योंकि मैंने वहां पे बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को समझा दिया। अभी केवल जब भी नोट्स होंगे तो वो उसमें खाली रिवीजन होगा। अगला जो हमारा आता है प्रोटिस्टा जगत। अगर प्रोटिस्टा जगत की बात करें तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोषीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा जाता है। यानी इनमें कोशिकांग एक कोशिका वाले ही हैं, लेकिन जो कोशिकांग है, कोशिका के अंदर अंग है, वो डेवलप हो चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह डेवलप हो चुके हैं। इनमें अधिकांश शैवाल और संघ प्रोटोजीवों के जीव शामिल होते हैं। शैवाल की बात करें तो पर्णहरिम युक्त संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट्स होते हैं। शैवाल क्या होते हैं, इनमें पर्णहरिम और संवहन ऊतक रहित होते हैं। पर्णहरिम नहीं पाया जाता, पर्णहरिम युक्त होते हैं। सीधी सी बात है, शैवालों में पर्णहरिम होता है और लेकिन संवहन ऊतक का अभाव होता है। इस तरह के ये थैलोफाइट्स होते हैं। शैवाल थैलोफाइट्स होते हैं, इनमें पर्णहरिम होता है लेकिन संवहन ऊतक नहीं होता है।
इनमें वास्तविक जो जड़ होती है, तना होती है, पत्ती होती है। आप शैवाल देखे होंगे कहीं लगा रहता है, बहुत ज्यादा हरा हरा रहता है, तो वो देखिए तो उसमें न पत्ती दिखाई देगी, न तना दिखाई देगा, न जड़ दिखाई देगी, लेकिन हरा हरा दिखाई देगा। तो इसी तरीके का होता है, पर्णहरिम होता है, इसीलिए वो हरे होते हैं। तो इसमें जड़, तना, पत्ती इनका अभाव होता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। हरे होते हैं, पर्णहरिम पाया जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना ही लेते हैं, अर्थात ये स्वपोषी होते हैं। ये अधिकांशतः जलीय होते हैं। आपने देखा होगा जहाँ पानी भरा रहता है वहां पे काई जम जाती है, तो काई भी एक तरह का शैवाल ही होता है, जलीय होते हैं। शैवालों में उपस्थित वर्णकों के आधार पर इन्हें तीन प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। यानी शैवाल में जो कलर होता है, वर्णक होते हैं, पिगमेंट होता है, उसके आधार पर एक होता है क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी। जो क्लोरोफाइसी होते हैं शैवाल, वो हरे शैवाल होते हैं। रोडोफाइसी लाल होते हैं। फियोफाइसी भूरे शैवाल होते हैं। और ये सभी हरे रंग का शैवाल हरे वर्णक के कारण, लाल रंग का शैवाल लाल वर्णक के कारण, इसी प्रकार से भूरा भी होगा। चलिए अगला पॉइंट जो देखते हैं वो है, उल्लेखनीय है कि शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ध्यातव्य है कि कुछ शैवालों को पादप जगत के अंतर्गत भी शामिल किया जाता है। यानी शैवाल में देखिए हरा हरा पदार्थ भी पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं, इसलिए उनको पादप जगत के अंतर्गत भी रखा जाता है। शैवाल कायिक, अलैंगिक, लैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक जनन विभिन्न प्रकार के बीजाणुओं द्वारा होता है। सामान्यतः ये बीजाणु जूस्पोर होते हैं, यानी कई तरह का कायिक जनन भी होता है, लैंगिक, अलैंगिक तीनों तरीके का जनन। मतलब अगर आप देखें तो शैवाल में होता है जनन किस तरह का हो सकता है, कायिक जनन भी हो सकता है, मतलब काया जो उसका शरीर होता है उसी दो भागों में बांट जाएगा और एक नया जीव बन जाएगा। इसी प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन का मतलब होता है कि मेल फीमेल की जरूरत नहीं है, मतलब बच्चे पैदा करने के लिए। जो शैवाल होते हैं उनमें जो नया जीव का पैदा होता है वो एक ही जीव से होता है। लैंगिक जनन में मेल फीमेल दोनों की जरूरत होती है। अगला जो अगर हमारा जगत है वो है कवक के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं कवकों के बारे में। कवक पर्णहरिम रहित, यानी आपने देखा होगा जो मशरूम वगैरह कवक उपजाया जाता है, इनमें हरित लवक नहीं पाया जाता, पर्णहरिम रहित होते हैं। संवहन ऊतक भी इनमें नहीं पाया जाता, यानी कवक पर्णहरिम रहित, संवहन ऊतक रहित थैलोफाइट्स हैं। ये परपोषी यानी हेट्रोट्रोपिक होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। इधर देखिए आप पढ़ रहे थे फाइकोलॉजी कह रहे थे शैवालों का अध्ययन, और माइकोलॉजी कह रहे हैं कवकों का अध्ययन। खमीर, कुकुरमुत्ता, मशरूम एक प्रकार के कवक ही हैं। खमीर एस्कोमाइसिटीज कुल का है, जबकि मशरूम बेसिडियोमाइसिटीज कुल का है। यानी खमीर एस्कोमाइसिटीज कुल का और मशरूम बेसिडियोमाइसिटीज कुल का है। कवक मूल यानी माइकोराइजा जिसको कहते हैं, कवकों और तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य सहजीवी साहचर्य प्रदर्शित करता है। यानी कवक मूल जो माइकोराजा होता है, एक हिसाब से कवक मूल यानी कवकों तथा उच्च पादपों की जड़ों के मध्य सहजीवी साहचर्य प्रदर्शित करता है। यानी एक प्रकार का जीव होता है जो उसकी जड़ों में रहता है। जो विभिन्न प्रकार की दाल वाली जो पौधे होते हैं, जैसे चना की, मटर की, इनमें दाल में गांठें होती है, उनमें एक जीव रहता है जो नाइट्रोजन वगैरह करके देता है पौधे को, और पौधा उसे भोजन प्राप्त कराता है। तो कवक मूल जो होता है उसी को कहते हैं। लाइकेन की बात करें तो ये मिश्रित जीव होता है, कवक और शैवाल के सहचर से बना होता है। यानी इसमें कवक और शैवाल दोनों होते हैं, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण जगत है वो पादप जगत है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसके अंतर्गत सभी बहुकोषीय, प्रकाश संश्लेषी, उत्पादक, स्वपोषी जीवों को शामिल किया जाता है। यानी पादप जगत के अंतर्गत जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो बहुकोषीय होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं, उत्पादक होते हैं, तथा स्वपोषी जीव होते हैं। तो उत्पादक क्या होते हैं? उत्पादक स्वजीवी होते हैं, यानी अपना स्वयं भोजन स्वयं बना लेते हैं, स्वयं जीवन जीते हैं, जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें स्वयं भोजन बनाते हैं, इसलिए इनको उत्पादक कहा जाता है। अगला पॉइंट है घटपर्णी। घटपर्णी के बारे में जिसे नेफेंथस का पौधा भी कहते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। ये कीट बच्छी पौधा होता है। यह प्रायः ऐसी मृदा में उगता है जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, और इसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो अपने कीटों को आहार बना लेता है। यानी घटपर्णी पौधा होता है और कीटों का शिकार करता है, लेकिन अपना भोजन स्वयं बना लेता है। लेकिन मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं होता, उसी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का शिकार करता है। उपभोग उप, उप,
जो उत्पादक पढ़ चुके, अब हम पढ़ेंगे उपभोक्ता। तो चलिए उपभोक्ता देखते हैं। ये परोपजीवी होते हैं, अर्थात दूसरे जीवों से अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। तृणभक्षी या शाकाहारी जंतु प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जो शाक पत्ती खाते हैं ना, हिरण वगैरह होते हैं, ये सभी शाकाहारी कहलाते हैं। ये सभी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को जो भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण करने वाले जंतु गौण उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी जो शेर वगैरह होते हैं, जो मांसाहारी जीव होते हैं, उनको गौण या सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी प्राइमरी कंज्यूमर जो उत्पादक को खा रहे हैं, यानी जो हरे पौधे, हरे पेड़ पौधे, फिर इनको जो खा रहा है प्राइमरी कंज्यूमर को, उसको सेकेंडरी कंज्यूमर कह देंगे। फिर विबंधक या अपघटक कौन से होते हैं? विबंधक या अपघटक, डिकम्पोजर इनको कहते हैं। कंपोज करना मतलब बनाना कोई चीज, डिकम्पोज करना मतलब तोड़ना। उसी तरह बंधक माने बांधना, विबंधक माने तोड़ना वाला होता है। अपघटक यानी वे जैविक घटक जो अपने पोषण के लिए प्रायः उत्पादक, यानी जो पोषक, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं उनके खाने वाले, जैसे शेर हो गया, इंसान हो गया, या कोई जीव जंतु हो गया, इनके मृत शरीर यानी जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसका अपघटन करते हैं, अपघटनकर्ता कहलाते हैं। इसमें सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और कवक आते हैं। इस क्रिया के फलस्वरूप जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे जटिल कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो सरल कार्बनिक पदार्थ जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन, लवण, फास्फोरस, कैल्शियम आदि तत्वों में अपघटित हो जाते हैं। यानी जैसे कोई पेड़ गिर जाता है तो वो देखिए घुन के सड़ के खत्म हो जाता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं वो उसको खा के खत्म कर देते हैं। कोई जानवर होता है वो गाड़ी से टकरा जाता है, मर जाता है, फिर सड़ जाता है, फिर धीरे धीरे वो मिट्टी बन जाता है। तो ये मिट्टी बनाने का काम अपघटनकर्ता करते हैं। अगला जो पॉइंट है मरुस्थली या मरुद्भिद पौधों के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो मरुस्थल में उगते हैं उनको मरुद्भिद या मरुस्थली पौधे कहते हैं। इसके अंतर्गत कैक्टस, मदार, ब्रायोफिलम, घीक्वार यानी एलोवेरा इत्यादि पौधे आते हैं जो कि शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। मरुद्भिद पौधों की जड़ें प्रायः इनकी लंबी होती है, जबकि तने छोटे, रूपांतरित, कभी कभी भूमिगत। कभी कभी क्या होता है, इनकी जो पौधे होते हैं वो ज्यादातर जमीन के अंदर ही उनका पूरा भाग। इनकी बाह्य त्वचा जो मोटी होती है, आपने देखा होगा जो रेगिस्तानी भागों में या फिर जहाँ पे पानी कम होता है, ऐसे भागों में जो भी पौधे उगते हैं, जैसे कट जो उगते हैं, जितने एलोवेरा वगैरह जितने भी उगते हैं, उनकी त्वचा मोटी होती है। ठीक है, और उपचर्म की परत से ढकी रहती है तथा पत्तियों कांटे में परिवर्तित हो गई होती हैं। इनके कुछ भाग जल संचय हेतु अधिक मांसल होते हैं, फ्लैशी होते हैं, जैसे नागफनी वगैरह होते हैं। कितने एलोवेरा, नागफनी, ये सभी मरुस्थली पौधे होते हैं। ये कितने मोटे मोटे डंठल होती है और उसमें पानी संरक्षित रहता है, इसीलिए अधिक मांसल होते हैं। फ्रिएटोफाइट्स मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं जिनकी जड़ें करीब करीब 25 से 30 फीट तक लंबी होकर भूमिगत जल तक पहुंच जाती है। यानी फ्रिटोफाइट्स जो पौधे होते हैं इनकी जड़ें लंबी होती हैं, इस तरह से ऐसे होते हैं ये। हाइड्रोफाइट्स माने जल में उगने वाले पौधे, जल में रहने वाले जलोद्भिद बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें बड़े बड़े अंतराकोशीय स्थान होते हैं जो वायु से भरे होते हैं तथा पौधों के तैरने में भी सहायक होते हैं। यानी हाइड्रोफाइट जैसे जैसे जलकुंभी वगैरह तालाब में आप देखोगे तो उस तरह के पौधे होते हैं। आपने देखा होगा मोटे मोटे हवा से भरे, उनको फाड़ के देखो, गांठें होती हैं और खोखली होती है, हवा भरी होती है ताकि तैर सके। उसी तरह बड़े बड़े अंतराकोशीय स्थान होते हैं जो भी जल में तैरने वाले, ये जलोद्भिद जल में उगने वाले पौधे होते हैं। एक लवणोद्भिद होगा जो लवण में उगने, लवणी मिट्टी होगी, ऐसे स्थानों पर जो उगेगा पौधा। तो हैलोफाइट्स या लवणोद्भिद उन पौधों को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जल में उगते हैं, जहां पे बहुत ज्यादा लवणीय मिट्टी होती है, लवण फूल जल होता है। आदिपादप अगला पॉइंट आता है। आदिपादप मतलब पेड़ है, पेड़ के ऊपर कोई पेड़ स्थित है लेकिन वो पोषण नहीं प्राप्त कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, लेकिन वो स्थान मतलब उसके ऊपर इसलिए है ताकि वो प्रकाश संश्लेषण कर सके। नीचे अगर रहेगा, जैसे घने जंगल है बहुत ज्यादा, जैसे सदाबहार घने जंगल होते हैं, तो वहां पे जो प्रकाश होता है वो जमीन पर पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा घनी वनस्पति होती है, इतना ज्यादा छाल वाल सब रहती है। तो पेड़ के ऊपर पेड़ स्थित हो जाते हैं, लग जाते हैं, अपना वहीं पे स्थान बना लेते हैं। जैसे एक बड़ा पेड़ होगा, उसी के ऊपर एक कोई पेड़ स्थित हो जाएगा और वहीं से प्रकाश संश्लेषण प्राप्त करेगा। हरा होता है, अपना भोजन स्वयं बना लेता है। लेकिन इसको अधिपादप एपिफाइट्स कहते हैं। वे पौधे जो दूसरे जीवित पौधे पर यांत्रिक अवलंब, यानी केवल अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ऊंचाई पर लाने के लिए ये दूसरे पादप के ऊपर लगे रहते हैं, ना कि पोषण के प्राप्त करने के लिए। ये उदाहरण के लिए जैसे आर्किड एक अधिपादप है।
जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है पुष्प। यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है, यानी पौधे का जो पुष्प भाग होता है वही प्रजनन में सहायक होता है। अब अगला पॉइंट का बात करेंगे, किसका कौन सा भाग खाया जाता है। तो अदरक जो है क्या है, वो प्रकंद है, आलू स्तंभकंद है, लहसुन सल्ककंद है, सूरन और जिम्मीकंद घनकंद का उदाहरण है। शकरकंद की बात करें कि कॉनवोल्वुलेसी कुल का पौधा है शकरकंद। ठीक है, इसका खाने योग्य भाग रूपांतरित जड़ होता है। तो शकरकंद, मूली, गाजर, ये सब देखोगे निकालो तो इसमें रुए रुए रहते हैं। तो जिसमें रुआ होगा वो जड़ होगी, और जिसमें रुआ नहीं होगा गांठें जैसी होंगी, आंखें छोटी छोटी बनी होंगी, जैसे अदरक वगैरह हो गई, तो आलू हो गई, तो ये इसमें रुए नहीं होते हैं, जड़ इनकी अलग होती है, ये तने होते हैं। लेकिन शकरकंद, गाजर, मूली, ये सभी देखो तो इसमें रुए निकले रहते हैं। तो जिसमें रुए निकले रहेंगे वो जड़ होती है। अगला पॉइंट है गन्ना, आलू, अदरक। तने के रूपांतरण रूप है। आलू को आप देखिए, गन्ने को देखिए, अदरक को देखिए, सब तना ही होता है लेकिन जमीन के अंदर होता है। गन्ना तो ऊपर होता है लेकिन आलू और अदरक नीचे होता है। इनका संग्रह अंग तना होता है। सलजम, गाजर, शकरकंद इन जड़ों के रूपांतरण होते हैं, अर्थात इनका संग्रह अंग जड़ होता है। मटर की बात करें, अगला पॉइंट है मटर, लेग्यूमिनेसी कुल का द्विबीजपत्री शाकीय तथा एक वर्षीय पौधा है। इसमें सहारे के लिए प्रतान यानी टेंड्रिल्स होते हैं। गन्ने की बात करें, अगला पॉइंट है गन्ना, यानी मटर लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत आता है। गन्ना ग्रेमिनी या पोएसी कुल के अंतर्गत आता है, जिसका तना काट आमतौर से कायिक प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यानी इसकी कायिक जनक होता है। इसके अंग, यानी कोई पौधे का एक छोटा सा बाग, जैसे गुलाब की एक कली लगा, एक डंठल लगा दो तो पेड़ नहीं होता, हो जाता। वैसे गन्ने को क्या किया जाता है, छोटे छोटे भागों में काट के और लगा दिया जाता है तो हो जाता है। तो गन्ना ग्रेमिनिकुल के अंतर्गत आता है, जिसे तना काट विधि से पैदा किया जाता है। इसके कायिक प्रवर्धन में प्रयुक्त किया जाता है। इसका तना ठोस और संधिबद्ध होता है, जिसमें पर्व संधियां पाई जाती हैं। लौंग की बात करें तो मिटर्सी कुल के साइजिजियम एरोमेटिकम या यूजीनिया कैरोफाइलाइटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी पुष्प कलिका से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग भोज्य पदार्थों, दंत शूल निवारक यानी दांतों में दर्द हो तो उसको ठीक करने के लिए में किया जाता है। इसका जन्म इंडोनेशिया को माना जाता है और इसका उपयोग समस्त विश्व में होता है। तो जो लौंग की हम बात कर रहे हैं, तो ये एक पौधा होता है जिसका नाम है साइजिजियम एरोमेटिकम या यूजीनिया कैरियोफाइलेटा। उसका एक सदाबहार वृक्ष होता है जो इंडोनेशिया साइड पाया जाता है। उसके फूल होते हैं सूखी पुष्पकलिका से ये लौंग प्राप्त किया जाता है, मिटर्सी कुल के अंतर्गत आता है। अगला जो हम पॉइंट देते हैं केसर से संबंधित, केसर एक मसाला है, जिसे केसर की बात करें तो एक मसाला है। इरेडेसी कुल के क्रोकस सैटाइवस नामक पौधे के पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। इरेडेसी कुल के अंतर्गत आता है, पुष्प की वर्तिका, और यानी फूल के अंतर्गत आपने देखा होगा तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे बने होते हैं, लंबे लंबे लगे, तो उसी से वर्तिका और वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग औषधि में, भोज्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाने में और आकर्षक बनाने में किया जाता है। केसर में क्या पाया जाता है, जो महत्वपूर्ण रसायन पाए जाते हैं, सैफ्रोनॉल और प्रिक्लोसोनिन नामक महत्वपूर्ण रसायन पाए जाते हैं। भिंडी की अगर बात करें तो भिंडी के पौधे का वानस्पतिक नाम एबेल मोस्कस एस्कुलेंटस है। इसका फल कैप्सूल के आकार का होता है, इसका संपूर्ण भाग खाया जाता है। हल्दी की बात करें तो हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, प्रकंद खाया जाता है, जो कि एक भूमिगत रूपांतरित तना होता है। यानी जो हल्दी होता है जमीन के अंदर पाई जाती है लेकिन वो तना ही होता है। इसका वानस्पतिक नाम होता है हल्दी का कुरकुमा लौंगा। जो हल्दी है जिंजीबेरेसी कुल के अंतर्गत आता है। इसका उपयोग भी औषधि, मसालों के लिए और रंग कारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो पॉइंट है सहतूत के बारे में है, सोरोसिस फल के बारे में। सहतूत, अनानास, कटहल, ये फल सोरोसिस फल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, काजू और सिंघाड़ा ये नट के अंतर्गत आते हैं। सिंघाड़े का बीज, जबकि लीची का मांसल बीज चोल यानी फ्लेसी एरिल खाया जाता है। ठीक है, सेब तथा नाशपाती का फल पोम है, जबकि खीरा, खरबूजा, लौकी का फल पीपो के अंतर्गत आता है। जब फल के निर्माण में अंडाशय, अगला जो पॉइंट है, जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हों तो ऐसे फल को असत्य फल कहा जाता है। यानी अंडाशय, अगर अंडाशय से फल बना हो तो वो सत्य फल है, लेकिन अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग शामिल है तो वो सत्य फल नहीं है, असत्य फल है। असत्य फल है जैसे एप्पल, काजू,
नाशपाती, यानी सेब, काजू, नाशपाती या सत्यफल आते हैं। अगला पॉइंट है घृत कुमारी यानी एलोवेरा के बारे में। ये एक औषधि गुण वाला पौधा है। गन्ना तथा कपास नकदी फसलें हैं। महुआ की बात करें तो ये उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। हमारे यहाँ पे बहुत महुआ होता है हमारे गाँव में। इसके फल से तेल और इसके फूल से शराब बनाई जाती है, बहुत उतरती है शराब। सन की बात करें, पटसन जूट के तनों की रेंटिंग से प्राप्त किया जाता है। ये सभी चीजें जो तने होते हैं उनकी रेंटिंग से, जैसे तने की लेयर बाय लेयर निकालते रहो उससे बनाया जाता है। पपीते की बात करें का वानस्पतिक नाम है कैरिका पपाया। इसमें एक पपैन नामक एंजाइम उपस्थित होता है और ये पपीता में पाए जाने वाला पपैन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। जो पपीते का पीला रंग होता है, एक वर्णक होता है जिसका नाम है कैरिका जैंथिंग, उसके कारण इसका रंग पीला होता है। सेब की बात करें तो सेब के फल में जो लाल रंग होता है वो क्यों होता है? एंथोसाइनिन नामक वर्णिक लवक के कारण होता है। लाल नारंगी रंग के वर्णक जैसे एक गाजर में कौन सा वर्णक पाया जाता है? कैरोटीन नामक पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। इसी प्रकार टमाटर में लाइकोपिन। पीले रंग के वर्णक में अगर देखा जाए तो हल्दी में जैंथोपिल पाया जाता है, चुकंदर में विटानिन पाया जाता है, जिसके कारण ये लाल होता है। अगला जो पॉइंट है हमारा लहसुन, प्याज, इनमें जो गंध होती है अभिलाक्षणिक गंध का कारण उसमें उपस्थित सल्फर यौगिक होता है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आने का कारण प्याज से निष्कासित सल्फेनिक अम्ल होता है। सल्फेनिक अम्ल के कारण हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिर्ची की बात करें तो मिर्च जो होती है, मिर्ची का जो तीक्ष्ण स्वाद होता है उसमें उपस्थित कैप्सेसिन नामक पदार्थ के कारण होता है। इसका रासायनिक सूत्र C18H27NO3 है। अगला पॉइंट है विश्व में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जो फूल है वो रेफलेसिया प्रजाति का सदस्य रेफलेसिया अरवाल्डी है। यानी रेफलेसिया कुल है, प्रजाति है रेफलेसिया के अंतर्गत रेफलेसिया अरवाल्डी सबसे बड़ा पुष्प है। ये पुष्प मुख्यतः मलेशिया, इंडोनेशिया, सुमात्रा द्वीप, बेंकुलू आदि के वर्षा वनों में, यानी जहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है वहां पाया जाता है। ये 1 मीटर व्यास तक बढ़ सकता है, सोचो 1 मीटर तक व्यास हो सकता है। वजन इसका 11 से 15 किलो होता है। यह पौधा पूर्ण रूप से मूल परजीवी होता है, यानी टोटल रूट पैरासाइट होता है, जिसके पुष्प का भाग मृदा के ऊपर तथा पौधे का शेष भाग मृदा के नीचे पाया जाता है। अगला पॉइंट है शीत भंडारों में, यानी जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं इनमें फलों तथा साग सब्जियों के अपघटन यानी डिकम्पोजिशन की जो क्रिया होती है वो धीमे हो जाती है, अतः इनका उपयोग कई दिनों तक किया जा सकता है। यानी जो भंडार गृह होते हैं उसमें आलू वगैरह रख दिया जाता है कोल्ड स्टोरेज में ताकि खराब नहीं होते। तो क्या होता है इनमें जो अपघटन या डिकम्पोजिशन की जो दर होती है वो धीमे हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो भंडार गृहों में टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है और इस तरह इनको प्रिजर्व यानी परिरक्षित किया जाता है, जिसके द्वारा सूक्ष्म जीव मरते नहीं हैं बल्कि उनकी सक्रियता कम हो जाती है। ठंडी में आदमी सिकुड़ जाता है, ढीला पड़ जाता है, काम कम कर देता है, घर से नहीं निकलता है, ठीक है। तो इसी तरह जीव भी हो जाते हैं, वो भी ठंडी में कम सक्रिय हो जाते हैं, इसीलिए जो कोल्ड स्टोरेज में रखी चीजें होती हैं बच जाती है, जल्दी खराब नहीं होती। अगला हमारा पॉइंट होता है एंटोनी वान लीeuwenhoek के बारे में। इनको सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1676 ईस्वी में अपने ही एक लेंस बनाया था, अपने ही बनाए एकल लेंस यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की थी। जो अगला हमारा पॉइंट है ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव जीवाणुओं की आंतरिक संरचनाएं समान परंतु बाह्य संरचना, यानी जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव जीवाणु होते हैं इनकी आंतरिक संरचनाएं तो एक समान होती हैं लेकिन बाहरी संरचनाएं अलग अलग होती हैं। कोशिका दीवार यानी सेल वॉल की संरचना, उसके अवयव, उसकी कार्य प्रणाली ग्राम पॉजिटिव जीवाणुओं को ग्राम निगेटिव जीवाणुओं से अलग करती है। यानी कोशिका की जो दीवार होती है, बाहरी भाग होता है, वो अलग होते हैं ग्राम पॉजिटिव जीवाणु और ग्राम निगेटिव जीवाणुओं में। अगला जो हम जंतु जगत के अंतर्गत समस्त कशेरुकी और अकशेरुकी जीवों को शामिल किया जाता है। जिनके रीढ़ की हड्डी होती है या नहीं होती, सभी को जंतु जगत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या में कीट पाए जाते हैं। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं और इनकी कुल ज्ञात जातियां, जितने भी अगर जंतु जगत में ज्ञात जातियां हैं तो 15 लाख से अधिक जातियां हैं, जिनमें से 10 लाख के करीब कौन पाए जाते हैं? कीट पाए जाते हैं। यानी कीड़े सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जो मच्छर, मकड़ी, ये तिलचट्टा, घोंघा, ये मतलब सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। घोंघा तो एक जलीय जीव है। पादप की बात करें
तो जैसे मच्छर, मक्खी, मच्छर, तिलचट्टा, ये सभी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इनकी संख्या जैसे मधुमक्खी, ये सभी, तितली, ये सभी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। यानी कुल जो ज्ञात जातियां हैं 15 लाख से अधिक हैं। जितने भी जंतु हैं 15 लाख से अधिक है। 15 लाख में 10 लाख यही पाए जाते हैं कीट पतंगे। पादप जातियों की संख्या, जो पौधे होते हैं, इनकी संख्या कितनी, करीब 4 लाख है। प्राय सभी एक कोशीय जीवों में अलैंगिक जनन होता है। यानी एक कोशीय यानी एक ही कोशिका है तो सिक्स सिक्स मतलब लैंगिक जनन कैसे हो सकता है, अलैंगिक जनन ही हो सकता है। अमीबा एक कोशीय परंतु प्रोटोजोआ जंतु है। यानी अमीबा एक कोशीय प्रोटोजोआ जंतु है जो कि प्राय द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। यानी अमीबा के 2 भाग हो जाते हैं और दोनों अलग अलग जीव बन जाते हैं। इस तरह से अमीबा में जनन। जो अगला हमारा पॉइंट है वो है केकड़ा के बारे में। केकड़ा मेलकोस्ट्रेका वर्ग के अंतर्गत आता है, जबकि बरूथी, बिच्छू, मकड़ी ये एरेक्डीना वर्ग से संबंधित आर्थ्रोपोडा संघ के अकशेरुकी जंतु होते हैं। टिक और माइट्स की बात करें, वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं जो एरेनी गण के अंतर्गत आते हैं। इनके उपांग संधियुक्त, शरीर द्विपार्श्वी एवं त्रिस्तरीय होते हैं। यानी जो कुत्तों के कुटकी वगैरह लगी रहती है, जानवरों के जो चिपके रहते हैं गंदे से जीव, उनको टिक और माइट कहा जाता है। वो एरेनी गण के अंतर्गत आते हैं। कीट वर्ग की बात करें तो कीट वर्ग के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में 3 जोड़ी पैर होते हैं। जो भी कीट के अंतर्गत आएंगे उनके 3 जोड़ी पैर होते हैं, जैसे मच्छर, मक्खी, ये सभी 3 पैर होते हैं इसमें। जुगनू की बात करें, जो जंगल में देखो अंधेरे में बढ़िया चमकता है, जुगनू खाद्योत कीटों का एक परिवार है। इसमें चमक ल्यूसीफरेज नामक एंजाइम के कारण होती है। यानी जुगनू में चमक होती है वो ल्यूसीफरेज नामक एंजाइम के कारण होती है। मादा मच्छर के मुख्य उपांग पक्षियों, जो मादा मच्छर होता है, अगर मच्छर की बात करें तो मादा मच्छर के मुख्य उपांग पक्षियों और स्तनियों की त्वचा में चुभकर रक्त चूसने के लिए उपयोजित होते हैं। जबकि नर मच्छर जो होता है, इसके जो मुख्य उपांग होते हैं, ये फल फूलों का रस चूसने के लिए अनुकूलित होते हैं। यानी जो मादा मच्छर होता है, इसके जो मुख के अंग होते हैं, उपांग होते हैं, ये क्या होते हैं, रक्त चूसने का, खून चूसने के लिए काम आते हैं। जबकि जो नर मच्छर होता है, ये फल फूल के रस चूस के जिंदा रहता है। अगर कीटों में बात करें तो कीटों में जो ट्रैकी द्वारा श्वसन हेतु वातक तंत्र यानी ट्रैकियल सिस्टम और उत्सर्जन मैलपीगी नलिकाओं द्वारा होता है। जो भी कीट पतंगे होते हैं उनमें श्वसन कैसे होता है, नलिका ट्यूब, मतलब कि नली, जितने भी शरीर होता है उसमें एयर ट्यूब भी से रहते हैं और एयर ट्यूब के माध्यम से सांस लेते हैं, ट्रैकियल जिसको सिस्टम कहते हैं। और उत्सर्जन कैसे होता है कीटों में, मैलपीगी नलिकाओं के माध्यम से होता है। अगला पॉइंट है रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति रेशम का होती है। रेशम का कीट शहतूत के पत्तों पर पनपता है। लाख जो होता है, लाख कैरिका लैक्का एवं लेसिफर लैक्का नामक कीट द्वारा प्राप्त किया जाता है। लाख मधुमक्खियों की बात करें तो ये सामाजिक कीट होते हैं। ये एक सोसाइटी में रहते हैं। पूरी मधुमक्खी देखो अपनी एक कॉलोनी बनाती है, एक छत्ते में कॉलोनी होती है, सबके लिए एक एक घर होता है, एक मतलब बनाए रहते हैं क्षेत्र। तो यह एक मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है जो फूलों से मकरंद इकट्ठा करके शहद का निर्माण करती है। मोती जो होता है, मोती की बात करें वस्तुतः मोलस्क संघ के जीव पिंक टैडा या पर्ल ऑयस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। यानी मोती किससे, पर्ल ऑयस्टर या पिंक टैडा से प्राप्त किया जाता है। इकाइनोडर्म की बात करें तो इकाइनोडर्म समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई अरीय सम्मति वाले ड्यूटरोस्टोमी यूसिलोमेट यूमेटाजोआ होते हैं। यानी ये विशेषता है, इतना ज्यादा घुसने की नहीं जरूरत है, ये पाए जाते हैं। इनके शिशु प्रवस्था में शरीर की सममिति द्विपार्श्वी होती है। इकाइनोडर्म प्राय अंडज होते हैं, यानी अंडे देते हैं, किंतु कुछ पिंडज या सजीव प्रजक भी होते हैं। कुछ अंडे देते हैं, कुछ बच्चे सीधा पैदा भी करते हैं। सॉरी। अगला जो हमारा पॉइंट है ऑक्टोपस के बारे में। ऑक्टोपस जो होता है सिफेलोपोडा वर्ग का एक मृदु कवची जंतु होता है, जिसका कवच थोड़ा सा मृदु होता है, जिसे डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है। इसके सिर पर 8 भुजाएं पाई जाती हैं। अगर अगला पॉइंट देखें तो विशाल स्क्विड तथा कोलोजल स्क्विड सबसे बड़े अकशेरुकी होते हैं। यानी जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती, उनमें सबसे बड़े जीव स्क्विड्स होते हैं। स्क्विड्स में से कोलोजल स्क्विड्स और विशाल स्क्विड्स होते हैं। कोलोजल स्क्विड्स की जो लंबाई होती है अपेक्षाकृत कम होती है, किंतु वजन अधिक होता है। समतापी क्या होते हैं, जिनके शरीर का ताप एक जैसा बना रहता है, जैसे जीव जंतु होते हैं या फिर जैसे इंसान होता है या फिर ऐसे जीव जिनके शरीर पे बाल होते हैं, उनको समतापी कहते हैं।
समतापी अर्थात गर्म रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान से प्रभावित नहीं होता बल्कि एक ही जैसा बना रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी आते हैं और सभी स्तनधारी आते हैं। असमतापी वे होते हैं जैसे जिनके शरीर पे बाल नहीं होते, जैसे कीड़े होते हैं और छिपकली होती है, मेढक होता है। इनके शरीर का जो तापमान होता है, इनको ठंडे रुधिर वाला भी जंतु कहते हैं। इनके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। इसके अंतर्गत मछली, उभयचर, सरीसृप ये सभी आते हैं। अगला जो पॉइंट है रात्रिचर जंतु के बारे में है, नॉकटर्नल एनिमल। ये दिन में आराम करते हैं, रात में सक्रिय रहते हैं। इन जंतुओं में प्राय जो सुनने वाली यानी श्रवण और सूंघने वाली यानी घ्राणेंद्रियां अत्यधिक विकसित होती हैं एवं दृष्टि क्षमता विशेषता अनुकूलित होती है, यानी देख बहुत अच्छी तरीके से सकते हैं, तभी तो अंधेरे में चलेंगे। मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी ये रात्रिचर होते हैं। कुछ जंतुओं के नाम मछलियों जैसे, अगला जो पॉइंट है, कुछ जंतुओं के नाम तो मछलियों से मिलते जुलते होते हैं लेकिन ये मछली नहीं होती, जैसे जेलीफिश, सितारा मछली यानी स्टार फिश, रजत मीन या सिल्वर फिश, कटल फिश, हेग फिश, डेविल फिश, क्रेफिश। ये सभी मछली नाम है, फिश लगा हुआ लेकिन मछली नहीं है। कोई आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है, कोई मोलस्क है, कोई साइक्लोस्टोमेटा है, कोई मोलस्क है, देखिए कोई कीट वर्ग में आ रहा है, कोई इकाइनोडर्म है, लेकिन मछली कोई नहीं है। कुछ वास्तविक मछलियां जो हैं जैसे फ्लाइंग फिश, कैट फिश, पाइप फिश, पेडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश, कैट फिश, ये सभी वास्तविक मछलियां हैं। अगला पॉइंट है डॉग फिश के बारे में। डॉग फिश जो है इसको लियोडॉन को कहते हैं, इसको लियोडॉन को डॉग फिश कहते हैं, जो कि एक उपास्थि मीन होती है। समुद्री घोड़ा की अगर बात करें तो समुद्री घोड़ा या अश्वमीन हिप्पोकैम्पस को कहते हैं, जो कि एक वास्तविक अस्थिल मीन होती है, यानी हड्डी इसमें पाई जाती है। अगला पॉइंट है मछलियों यानी मत्स्य जो होती हैं, इनमें श्वसन के लिए गलफड़े पाए जाते हैं, जो कि पूर्णतः जल में घुली ऑक्सीजन को ही ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होते हैं। सर्दियों के मौसम में झीलों तथा नदियों की केवल ऊपरी परत जमती है, जबकि नीचे की परत का जल अपने तरल रूप में रहता है, नहीं जमता। इसलिए मछलियां और अन्य जलीय प्राणी जमी हुई झीलों और नदियों में भी जीवित रह लेते हैं। मछलियों की बात करें तो मछलियों की अनेक प्रजातियां विषाक्त होती हैं, यानी जहरीली भी होती हैं। विषाक्त मछलियों में ऐसे विष होते हैं जो इन मछलियों को खाने वाले जंतुओं के पाचन तंत्र द्वारा नष्ट नहीं होते, यानी कुछ मछलियां अगर विषधारी, अगर उनको हम खा लेंगे तो हमारा जो पाचन तंत्र होता है, आमाशय होता है, उसमें एसिड आता है, HCl वगैरह आता है, तो उससे भी वो नष्ट नहीं होते हैं, वो बने रहते हैं और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। पफर की बात करें, पफर मछली की प्रजातियां टेट्राओंडोटिडेई कुल की विश्व के सबसे विषाक्त मछलियां होती है, तो सबसे विषाक्त मछलियों में पफर मछलियां आती हैं जो टेट्राओंडोटिडेई कुल के अंतर्गत आती हैं। एम्फीबियंस वे होते हैं जो उभयचर होते हैं, जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। इसके अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है। मंडूक यानी मेढक की बात करें, इसकी भी कई प्रजातियां विषाक्त होती हैं, विषैले होते हैं। विषाक्त मेढक अपनी त्वचा में क्षाराभों, विषों यानी एल्कोलॉइड्स, टॉक्सिन का उत्पादन और संग्रह करते हैं, जिसके कारण इन्हें छूना हानिकारक होता है। इन्हें समानता पॉइजन एरो मेढक या पॉइजन डार्ट मेढक कहा जाता है, यानी मेढक के मुंह के अंदर कहीं नहीं होता, बल्कि इनकी जो त्वचा होती है, त्वचा को अगर छू लेगे तो आपको नुकसान करेगा, आप मतलब विष होता है इसके। सरीसृप की बात करें, जो रेंगने वाले होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, वर्ग के अंतर्गत कछुआ, मगरमच्छ जिनकी पूंछ होती है, सांप हो गया, समूह इत्यादि जंतुओं को शामिल किया जाता है। अधिकांश सर्प, जो ज्यादातर सांप होते हैं, वो विषहीन होते हैं, जबकि कुछ जातियां जैसे करैत, कोबरा, वाइपर ये सभी विषैले होते हैं। विषैले सर्पों में जो ऊपरी जबड़े की जो मैक्सिलरी हड्डियां होती हैं, वो 1 से 3 जोड़ी के लगभग प्राय एक जोड़ी होती है, लेकिन 1 से 3 जोड़ी भी हड्डियां हो सकती है जबड़े की, यानी दांत। बड़े और पीछे की ओर मुड़े विष दंत यानी पॉइजन फैंग्स तालू से मुख्य ग्रासन गुहिका में उभरे हुए होते हैं। ये मैक्सिलरी जो दंत होते हैं, जिनको दंभिका दंत कहते हैं, ये ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबद्ध होते हैं, यानी जो हमारे दांत होते हैं, जो कैनाइन वाले होते हैं, जो नुकीले उन्हीं के सांप के थोड़े से और बड़े होते हैं, और इन्हीं में से अंदर खोखला रहता है, और जो ग्रंथियां होती हैं, जैसे हमारी लार निकलती है, वैसे ही उनका विष रहता है, विष निकल आता है। जैसे वो काटते हैं तो एक इंजेक्शन की तरह अंदर जहर छोड़ देते हैं। विष ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान ही होती हैं। अगला जो पॉइंट है चमगादड़ के बारे में। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक रात्रिचर स्तनधारी प्राणी होता है। ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है, पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है। यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है। अग्रभागु पंख में परिवर्तित हो गए हैं, यानी कोई भी स्तनधारी उड़ नहीं सकता चमगादड़ को छोड़ के। चमगादड़ पक्षी नहीं है।
लेकिन उड़ सकता है। जो ठीक है, इसके अग्र बाहु जो आगे की भुजाएं होती हैं वही पंख में परिवर्तित हो गई हैं, जो देखने में झिल्ली के समान लगते हैं। त्वचा की यह झिल्ली गर्दन से लेकर के हाथ की उंगलियों और शरीर के पार्श्व भाग से होती हुई पूंछ तक चली जाती है, जो कि पंख का निर्माण करती है। अगला पॉइंट है कंगारू चूहा के बारे में। कंगारू रैट जो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित, यानी ऊंट भी जीवित रह सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा बिना पानी पिए कौन रख सकता है? ये कंगारू रह सकता है, क्योंकि उसमें यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र यानी जो किडनी की विशेष संरचना या कार्य प्रणाली के अंतर्गत होती है। इसमें क्या होता है, जो इसकी किडनी पानी का कम से कम निष्कासन करती है, और जब उत्सर्जन होता है, जब बाथरूम का कैसे होता है, यानी पेशाब होती है ठोस रूप में। अगला जो पॉइंट है ब्लू व्हेल के बारे में। पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जलीय जीव होता है। इसकी लंबाई 33 मीटर और वजन 180 मीट्रिक टन से भी कभी कभी अलग होता है। स्पर्म व्हेल की बात करें यानी फिस्टर मैक्रोसिफेलस विशालतम दांत वाली मांसाहारी व्हेल होती है। यानी स्पर्म व्हेल एक मांसाहारी जीव है जिसके विशाल विशाल दांत होते हैं। इसकी लंबाई 50 से 55 फीट और वजन 35 से 45 टन तक होता है। 1 टन में करीब 100 किलो होता है। अगला जो पॉइंट है समुद्री शेर, सील, फोका, वालरस, डॉल्फिन, ये सभी जलीय स्तनधारी होते हैं, जिसमें डॉल्फिन सीटेसिया गण के अंतर्गत जबकि अन्य तीनों कार्निवोरा गण के अंतर्गत आते हैं। यानी डॉल्फिन जो होती है वो शाकाहारी होती है, बाकी कार्निवोरस होते हैं, यानी ये मांसाहारी होते हैं। डॉल्फिन अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु होती है। गंगा नदी में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन होती है उसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। समुद्री गाय यानी सी काऊ एक विशाल शाकाहारी जलीय स्तनधारी जीव होती है, इसको डुडोंग भी कहते हैं। एकेडिना और प्लेटिपस की अगर बात करें, एकेडिना और प्लेटिपस की अगर देखें तो एकेडिना और प्लेटिपस मात्र अंडे देने वाले स्तनपायी जीव होते हैं। यानी देखो स्तनपायी स्तनधारी ज्यादातर देखोगे, चाहे इंसान हो, कुत्ता हो, जानवर हो, शेर हो, जितने भी स्तन पाए जाएंगे वो सीधा बच्चों को जन्म करेंगे। लेकिन एकेडिना और प्लेटिपस ये ऐसे स्तनधारी पाई होते हैं जो अंडे देते हैं। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति होती है। कपी की बात करें तो प्राणी जगत में होमो नोइडा महापरिवार की सदस्य जातियों को कहा जाता है। इनकी दो मुख्य शाखाएं होती है, एक हीन या हीन कपी होता है, एक महाकपी होता है। कपी में पूंछ नहीं होती, ठीक है, इंसान में भी पूंछ नहीं होती। बंदर से ये अलग होते हैं, लंगूर से अलग होते हैं। तो हीन कपी छोटे आकार के होते हैं, ये कम बुद्धिमान होते हैं जैसे गिबन। महाकपी बड़े आकार के मानवा नुमा कपी होते हैं जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटान, मनुष्य, ये ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। देखिए मनुष्य को भी एक कपी ही कहा गया है, लेकिन ये महाकपी है। लंगूर कपी वर्ग में नहीं आते, बल्कि बानर वर्ग यानी बंदर वर्ग में इनको शामिल किया जाता है। अगला जो पॉइंट है, वर्तमान मानव जो है होमोसोपियंस सेपियंस बुद्धि में सर्वोच्च जंतु है। इसमें चिंतन करने, जानने की इच्छा प्रकट करने, तर्क करने, अक्षरबद्ध वाणी होने और भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमताएं होती हैं। इनकी कपाल गुहा का आयतन 1350 से 500 क्यूबिक सेंटीमीटर तक होता है। यानी मनुष्य का जो सबसे उच्चतम जो गुण है वो चिंतन करने का है, जानने की इच्छा है, तर्क करता है, हर एक चीज जानना चाहता है, तर्क करता है, ठीक है, ये इसके बुद्धिमान होने का पैमाना है। जो अगला हमारा पॉइंट है वो ऊंट की पीठ पर 50 किलोग्राम के वजन का एक बड़ा सा कुबड़ होता है। यह कुबड़ चर्बी का भंडार होता है। जमा चर्बी ऊंट को ऊर्जा के रूप में अपनी यात्रा के दौरान उपयोग में लाता है। ध्यान रहे कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि इसका शरीर पूरी तरीके से मरुस्थल के प्रति ही अनुकूलित होता है। इसके पैर गद्देदार होते हैं, धंसते नहीं हैं। गद्देदार होते हैं तो रेगिस्तान में धंसते नहीं, तथा एक बार ये कई गैलन पानी पी जाता है। और इस जंतु में सांस लेने की लय भी धीमे धीमे होती है। अगला पॉइंट बात करें, शोधकर्ताओं द्वारा उरंगुटान को किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाते देखा गया है। यानी लकड़ी कुछ बना लेता है डंडी टाइप में, और खुरच के जो लकड़ी के अंदर जो मतलब कीड़े वीड़े होते हैं उनको खाता है। कौन? उरंगुटान। ध्यातव्य है कि उरंगुटान का अर्थ ही होता है जंगलों में रहना। उरंगुटान का अर्थ क्या होता है? जंगलों में रहने वाला इंसान। ये सबसे बड़े वृक्षवासी स्तनधारी होते हैं, यानी वृक्ष में रहने वाले स्तनधारी जीव होते हैं उरंगुटान। उरंगुटान की 3 प्रजातियां, एक बोर्नियन, सुमात्रन और तप नोली पाई जाती है। तीनों प्रजातियां ही संकटग्रस्त हैं। परिजीव्याभ्याम यानी पैरासिटोइड क्या होते हैं? ऐसे जीव होते हैं जो किसी पोषक यानी होस्ट जीव के भीतर या बाहर अंडे देते हैं। इनके लार्वा पोषक से भोजन प्राप्त करते हैं और अंततः इनसे पोषक जीव की मृत्यु हो जाती है। यानी पैरासिटोइड क्या होते हैं? परजीव्याभ्याम क्या होते हैं? ये किसी
होस्ट के ऊपर यानी किसी अन्य जीव के ऊपर यानी उसके अंदर या बाहर अंडे देते हैं, उसको खाते रहते हैं इनके लार्वा, फिर वो जीव भी मर जाता है और ये भी मर जाते हैं। अगला पॉइंट है पादप प्राणी पारस्परिक क्रियाओं में सहोपकारियों के लिए प्रायः सह विकास शामिल होता है, अर्थात पुष्प और इसकी परागणकारी प्रजातियों के विकास एक दूसरे से सुदृढ़ता से जुड़े हुए हैं। अंजीर की बात करें, अंजीर वृक्ष की अनेक प्रजातियों में जो बर्रैया होती है, बर्र जो काट लेती है कि परागणकारी प्रजातियों के साथ घनिष्ठ अद्वितीय संबंध होता है। इसका तात्पर्य होता है कि कोई विशेष अंजीर प्रजाति केवल इसके साथी बर्र प्रजाति से ही परागित हो सकती है, बर्र की दूसरी प्रजाति से नहीं हो सकती है। यानी दोनों जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचा रहे हैं। बर्रैया जो है वो क्या दे रही है, वो परागण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अंजीर के जीवों में जो मेल ऑर्गन होता है, मेल पौधे का जो फूल का, जैसे अंजीर का पेड़ है उसका जो पौधे का भाग होगा जहां मेल ऑर्गन होगा, वहां से परागकण को लेके स्त्री भाग तक पहुंचाएगा और वहीं पे रुक जाएगा और वो उसको क्या देगा, फल जो होता है उसका अंजीर का, उसको बच्चों के लिए उसके रहने के लिए जगह देगा, खाना देगा, ये सारी चीजें देता है। तो इस व्यवस्था को ये इसको सह विकास कहते हैं या म्यूचुअलिज्म कहते हैं, और जो जीव होते हैं उनको सहोपकारी कहते हैं और इसको सहोपकारिता कहा जाता है, जो एक दूसरे को दो जीव फायदा पहुंचाते हैं और जीवन जीते हैं। कई तितलियों का विकास वास्तव में विषाक्त प्रजातियों के रूप में हुआ है। तितलियां सामान्यतया उस पौधे से विष प्राप्त करती हैं जिसे वे लार्वा के रूप में खाती हैं। यानी तितली के कई चरण होते हैं। लार्वा जब ये होती हैं तो जिस पौधे को खा लेती हैं, अगर वो जहरीला होता है तो ये भी जहरीली ही रहती हैं, जो कभी कभी विषैले होते हैं। वे इन विषों को संचित रखती हैं और ये विष यानी टॉक्सिन्स वयस्क तितली के शरीर में बने रहते हैं। विषाक्त तितली प्रजातियों में अफ्रीकन जो विषाक्त तितली प्रजातियां होती हैं उनमें सबसे बड़ी जो तितली है अफ्रीकी जायंट स्वैलोटेल और अटाला तितली मोनार्क, ये शामिल होती हैं। अगला हमारा पॉइंट होता है जाहक के बारे में। हेज हॉक छोटे स्तनधारी कशेरुकी होते हैं। जब ये डरते हैं तो दुश्मन से, जैसे ये जब डरते हैं तो दुश्मन से अपनी रक्षा के लिए स्वयं को एक गेंद की भांति मोड़ लेते हैं। इनकी त्वचा पर बने सल्क जो होते हैं वो कांटे में परिवर्तित हो जाते हैं ताकि ये अपनी रक्षा कर सके। पेंगोलिन जिसे वज्र सल्क कहते हैं, देखे होंगे, बहुत अजीब सा जानवर होता है, पत्थर की तरीके लगता है, जैसे लगता है सीड लगाया हुआ है, और जो पेंगोलिन उसको कहा जाता है। पेंगोलिन भी खतरा का अनुभव होने पर अपनी सुरक्षा करने के लिए स्वयं को लपेट कर अपने शरीर पर बने सल्कों के माध्यम से करता है। यानी जैसे ऐसे जीव है लंबा लंबा, ये पूंछ हो गई, ऐसे जीव है। अब ये अगर अपने आप को गोल कर लेगा तो ये जो जीव कांटे ऐसे इसके शरीर में ऐसे निकल आते हैं। जैसे मान लो ये ऐसे करके ऐसे बने हैं तो ऐसे तो कांटे समझ में नहीं आएंगे, लेकिन अगर ये गोल हो जाएगा तो यही खड़े हो जाते हैं, तो कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सैल मूसक बड़ी शाकाहारी भूमि गिलहरी होती है जो कि बिलों में छुपकर परभक्षियों से अपनी रक्षा करती है। तो इस प्रकार से हमारा वर्गीकी से संबंधित जो चैप्टर था, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, ये पूरा